ईरान की जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्ति कौन से देशों में है और भारत में कितनी संपत्ति है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। तो ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना ईरान और पश्चिम के बीच संबंधों में सबसे विवादास्पद और जटिल मुद्दों में से एक रहा है। यह हाल ही में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन का एक प्रमुख तत्व है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करना है। ईरान लंबे समय से विदेशों में रखे गए धन तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और जिसका अधिकांश हिस्सा प्रतिबंधों और बैंकिंग पाबंदियों के कारण उसकी पहुंच से बाहर है। हालांकि अधिकांश संपत्तियां अमेरिका में नहीं है, लेकिन अमेरिका यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि क्या उन तक पहुंच संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस धनराशि का कुछ हिस्सा भी जारी करने से सालों के प्रतिबंधों, आर्थिक अलगाव, बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरती मुद्रा को एक सहारा मिलेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ हाल के संघर्ष से हुए नुकसान से ईरान की अर्थव्यवस्था जूझ रही है। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि कानूनी और वित्तीय और राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए किसी भी समझौते को असली ट्रांसफर में बदलना धीमा और जटिल होगा। तो आखिर ये फंड क्या है और ईरान कितनी आसानी से इन तक पहुंच सकता है? इन संपत्तियों में क्या क्या शामिल है? ईरान की जब्त की गई संपत्तियों के कुल मूल्य का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान लगभग 27 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर से अधिक है। ये धनराशि किसी एक सुलभ खाते में नहीं रखी जाती है। इसके बजाय इसमें तेल से आने वाला पैसा, तेल, गैस और बिजली निर्यात से प्राप्त आय, विदेशी बैंकों में जमा विदेशी मुद्रा भंडार और कानूनी विवादों में फंसी संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें जिनमें से कुछ विवाद दशकों पुराने हैं। जब ईरान विदेशों में तेल बेचता है तो भुगतान आमतौर पर खरीदार देशों के खातों में जमा किया जाता है। हालांकि प्रतिबंधों के कारण ईरान अक्सर इन पैसों को वापस अपने देश में लाने में असमर्थ रहा है। संपत्ति जब्त करने की पहली बड़ी शुरुआत साल 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास बंधक संकट के बाद शुरू हुआ था। हालांकि बाद के एक समझौते के तहत कुछ संपत्तियां जारी कर दी गई थी, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले सैन्य अनुबंधों से संबंधित कुछ दावे और संपत्तियां अभी भी अनसुलझी हैं। प्रतिबंधों की दूसरी बड़ी लहर साल 2011-12 में शुरू हुई, और जिसमें परमाणु प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया। ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कुछ हिस्सों से बाहर कर दिया गया। साल 2018 में अमेरिका द्वारा 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद इन्हें और मजबूत किया गया। जैसे जैसे प्रतिबंधों का विस्तार हुआ, राजस्व की बढ़ती मात्रा विदेशों में फंसती चली गई। या तो औपचारिक रूप से रोक दी गई या उसके उपयोग पर सख्त सीमाएं लगा दी गई। मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के अर्थशास्त्री फेडरिक के मुताबिक जब्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें औपचारिक रूप से रोका गया धन वह राजस्व जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है, और चल रहे कानूनी विवादों में फंसा हुआ पैसा शामिल है। धनराशि कहां रखी जाती है? ईरान के प्रतिबंधित फंड्स का अधिकतर हिस्सा अमेरिका के बाहर रखा हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा चीन में है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, और एक अनुमान के मुताबिक यह रकम 20 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर के बीच है। गैस और बिजली निर्यात के भुगतान से जुड़ी अन्य बड़ी रकम इराक में है, और जिसका अनुमान 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर के बीच है। अमेरिकी कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया के पास ईरान से प्राप्त तेल राजस्व में लगभग 6 अरब डॉलर थे, जिन्हें 2023 में कतर के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि अमेरिका ने बाद में संकेत दिया कि ईरान निकट भविष्य में इन फंड्स तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे वे दोहा में ही रहेंगे। बाकी फंड्स भारत, जापान, लग्जमबर्ग सहित अन्य देशों में रखे गए हैं। भारत में ईरान की 7 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके उलट अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई राशि अपेक्षाकृत कम है। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक लगभग 2 अरब डॉलर, और इसका अधिकतर हिस्सा अदालती फैसलों और मुआवजे के दावों से जुड़ा है, और जिससे इसका जारी होना विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। अमेरिका की भूमिका। हालांकि ये फंड्स अधिकतर अमेरिका के बाहर स्थित हैं, फिर भी इन पर अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक तथाकथित सेकेंडरी सेक्शन से पैदा होता है। ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि उन विदेशी बैंकों, कंपनियों और सरकारों को भी निशाना बनाते हैं जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। ईरान के धन के लेन देन में मदद करने वाला कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक
अपनी पहुंच खोने या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने का जोखिम उठाता है। नतीजतन जिन देशों के पास ईरान का पैसा जमा है वे अक्सर अमेरिका की स्पष्ट मंजूरी के बिना उस धन को जारी करने या किसी अन्य जगह ट्रांसफर करने से हिचकिचाते हैं। और इस समझौते से ईरान को क्या फायदा हो सकता है, ये भी सवाल आ रहा है। समझौता ज्ञापन में ईरान को दी जा सकने वाली आर्थिक राहत के दो मुख्य तरीकों का उल्लेख किया गया है। ऐसी छूट जिसके तहत ईरान को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की अनुमति मिले, साथ ही शिपिंग, बीमा और बैंकिंग जैसी संबंधित सेवाओं की भी अनुमति हो। ईरान के फ्रीज या प्रतिबंधित फंड तक पहुंच, और जिससे ईरान के केंद्रीय बैंकों को यह तय करने का अधिक अधिकार मिले कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की व्यापक पुनर्निर्माण योजना का भी जिक्र है, जिसके तहत क्षेत्रीय साझेदार देशों के सहयोग से ईरान की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा। इस योजना को लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के ढांचे में तय किया जाएगा। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि वह ईरान को सीधे कोई पैसा नहीं देगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह 2015 के ईरान परमाणु समझौते से बिल्कुल अलग है, जो ओबामा प्रशासन के दौरान हुआ था। इसके बजाय अमेरिकी बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देगा। क्या यह धनराशि ईरान तक पहुंचेगी? हालांकि व्यवहार में इन फंड तक पहुंच अब भी सीमित रह सकती है। यह बात ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक बॉर्ड्स एंड बाजार फाउंडेशन के संस्थापक एस्फेदियार वत्तमंगेलिद ने कही है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं के सामने बेहद जटिल मुश्किलें हैं। इसका मतलब है कि ईरान किसी खास देश के भीतर तो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफर करना उसके लिए मुश्किल होगा। विशेषज्ञ स्ट्राइडर एक और बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी समझौता कितने समय तक टिकेगा। उनके मुताबिक अमेरिका के कुछ प्रतिबंध कांग्रेस द्वारा कानून के रूप में लागू किए गए, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति उन्हें अपने स्तर पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है और सिर्फ अस्थायी छूट ही दे सकता है। स्ट्राइडर का कहना है कि इसी वजह से यह संदेह बना रहता है कि ईरान को मिलने वाली राहत कितने समय तक जारी रहेगी। 2015 के परमाणु समझौते के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ईरान को अपने कुछ फंड तक दोबारा पहुंच मिली थी। हालांकि कई बैंक तब भी सतर्क रहे और 2018 में अमेरिकी समझौते से बाहर निकल गया तथा ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। पिछले सप्ताह ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका 12 अरब डॉलर की फ्रेज संपत्तियां जारी करने पर सहमत हो गया, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बात को लेकर भी अनिश्चितता है कि क्या अमेरिका ईरान की कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल खाड़ी देशों को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जून की शुरुआत में एक्स पर कहा था कि ऐसे नुकसान की भरपाई ईरानी खातों से निकाले गए धन से की जाएगी। हालांकि ईरान ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान की संपत्तियां वाशिंगटन के लिए युद्ध की लूट नहीं है, न ही उसके सहयोगी देशों का खर्च उठाने के लिए कोई फंड। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में ईरान की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 475 अरब डॉलर था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि युद्ध के कारण देश को 300 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस साल अर्थव्यवस्था करीब 10% तक सिकुड़ सकती है। अगर फ्रीज किए गए फंड का कुछ हिस्सा भी जारी कर दिया जाता है तो इससे ईरान को अल्पकालिक राहत मिल सकती है। ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य ने कहा है कि देश में विदेशी मुद्रा की कमी इतनी गंभीर हो गई कि कई आयात ऑर्डर या तो रोक दिए गए या उनमें लंबी देरी हो रही है। अब आयात लगभग केवल जरूरी सामान, खाद्य पदार्थों तक सीमित रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा तक पहुंच मिलने से ईरान की मुद्रा रियाल को स्थिर करने, जरूरी सामान समेत आयात के धन उपलब्ध कराने और वित्तीय बाजारों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि उनका कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक समस्याएं दूर नहीं होंगी। तेहरान की इमाम सादिक यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कामरान नैदरी का कहना है कि किसी भी पुनर्निर्माण कार्यक्रम से पहले महंगाई पर काबू पाना और बढ़ती जीवन यापन लागत के संकट से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए। वह कहते हैं कि बिना आर्थिक सुधार किए केवल पैसा झोंकने से उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पेरिस 13 यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मेहरदाद वहाबी का कहना है कि ईरान की चुनौती इससे कहीं बड़ी है और पिछले 2 दशकों में निवेश में आई भारी गिरावट
और उद्योगों के पुराने पड़ जाने की समस्या को दूर करना जरूरी है। उनका कहना है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना निवेश संभव नहीं है और वास्तविक निवेशकों के बिना ईरान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, आर्थिक विकास ठहर जाएगा। जर्मनी की लीपजिंग यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ता रजा तलेबी भी इससे सहमत हैं। उनका कहना है कि ईरान को क्षेत्रीय तनाव कम करना होगा ताकि निवेशकों को भरोसा हो सके कि उनका पैसा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रहेगा। वह कहते हैं युद्ध और शांति के बीच की अनिश्चित स्थिति ही ईरान की अर्थव्यवस्था में निवेश आने की सबसे बड़ी बाधा है। और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए चाइना है, ये दक्षिण कोरिया यहाँ देखने को मिलता है, जापान है। यहाँ आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।